टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग एज शोन। ठीक है, एक मास है स्मॉल एम, ये यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और एक मास ये कैपिटल एम है, ये यहाँ पे अटैच किया हुआ है। और कह रहे हैं फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो जरा सेटल करते हैं इसमें। ये सिस्टम, ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों तरफ से सिमेट्री में है, तो अगर मैं कहूँ इसमें टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा टी, और इधर भी टेंशन क्या होगा आपका टी। ठीक है, सिमेट्री में एंगल दोनों बराबर हैं, और नीचे वेट कितना लग रहा होगा स्मॉल एम जी। तो अगर ये पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ ए पॉइंट पे अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें, तो टी और टी के दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो स्मॉल एम जी को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन ये बनेगी 2t cos 45 इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। तो cos 45 1/√2 हो जाएगा, √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो t जो आपका आ जाएगा, या √2 t जो आएगा वो mg के बराबर होगा। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, इस कैपिटल एम वाले पे बैलेंसिंग करेंगे। तो जरा फोर्स से देखते हैं क्या क्या लगने वाले हैं। एक तो कैपिटल एम का अपना वेट लगेगा कैपिटल एम जी, और ये जो रस्सी है इसमें टेंशन मैंने मान लिया टी डैश। अब जरा अगर हम वर्टिकल में बैलेंस करें या हॉरिजेंटल में, दोनों में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम हॉरिजेंटल में बैलेंस करें तो टी डैश का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा। और ये किससे बैलेंस होगा, इस टी, ये जो 45 एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, और इसमें टेंशन कितना है ये टी, तो टी का जो इधर कंपोनेंट होगा टी कॉस 45 से बैलेंस होगा ये। ठीक, अब अगर वर्टिकल में बैलेंस करें तो टी डैश साइन थीटा जो होगा वो किस किस को बैलेंस करेगा, तो एक तो वो कैपिटल एम जी को बैलेंस करेगा, प्लस और किसको बैलेंस करेगा, और ये जो टी है जो 45 पे लग रहा है नीचे की तरफ, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा टी साइन 45 को बैलेंस करेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए टेन थीटा, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम जी प्लस ये आएगा t/√2। अगर आप t/√2 की वैल्यू देखोगे तो ये mg/2 हो जाएगा, स्मॉल mg/2, स्मॉल mg/2 अपॉन अपॉन आएगा t cos 45, ये भी कितना बन जाएगा स्मॉल mg/2। तो अगर जी कैंसिल आउट करें और 2 से पूरे में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आने वाला है 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम। सो द आंसर विल बी 1 प्लस 2 कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ये आएगी टेन थीटा की वैल्यू, 1 प्लस 2 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ए पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने दो जगह फोर्स बैलेंस किया, एक तो नीचे वाले जंक्शन पे बैलेंस किया, वहाँ सिमेट्री की वजह से हमने दो इक्वेशन नहीं बनाई, एक इक्वेशन बन गई हमारी। और एक हमने बैलेंस किया कैपिटल एम पे, तो वहाँ सिमेट्री नहीं थी तो हमने दो इक्वेशन बनाई, एक बार हॉरिजेंटल में बैलेंस किया और एक बार वर्टिकल में बैलेंस किया। अगर हमें टी डैश चाहिए होता तो हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते तो थीटा गायब हो जाता, लेकिन हमें चाहिए था थीटा, तो दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया तो टी डैश गायब हो गया। ठीक, two smooth spheres, each of radius 5 centimeter and weight W, rest on one another, rest one on the other inside a fixed smooth cylinder of radius 8 सेंटीमीटर। इनका अपना रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं पूछूं ये कितना है तो 5 सेंटीमीटर, ये कितना है तो 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम डायमीटर लिखें पूरा इसका तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसलिए पूरा फिट नहीं हो पा रहा है, इसको पूरा अगर दोनों को हॉरिजेंटल में फिट होना था तो कम से कम 20 सेंटीमीटर का गैप चाहिए था, क्योंकि 5 5 5 5 20 सेंटीमीटर गैप चाहिए था, इसके पास था 16 सेंटीमीटर, तो इस तरह से कुछ फिट होगा। अब आपसे पूछ के आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन द स्फीयर्स एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर आर। जो वर्टिकल साइड है यहाँ से कितना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इधर से, और यहाँ से कितना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो नेट वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस करेंगे। तो इधर से अगर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है तो इधर से भी नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, एन ही लगेगा। ठीक है, दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम होने चाहिए, अदरवाइज नेट फोर्स जीरो ही नहीं होगा। पूरा सिस्टम आपका रेस्ट में इक्विलिब्रियम होगा
तो नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस होंगे और लेफ्ट वाले राइट से बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो इसका इंटरनल फोर्स होगा। यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा इस तरह से, यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा, इसका इंटरनल फोर्स होगा। तो पहली बात तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब ए पार्ट तो आंसर कभी आपका बनेगा नहीं। बाकी बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है। ठीक, तो जरा सेटल करते हैं, फोर्सेस दिखाते हैं। ठीक, तो इस पे वेट नीचे लग रहा होगा W और इस पे भी वेट नीचे लग रहा होगा W। ठीक, डिस्टेंस थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो ये है 5 सेंटीमीटर इधर और इधर भी है 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया, टोटल थी 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो अब गैप बचा होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो गैप बचा होगा, ठीक है, दूसरे कलर से दिखाते हैं इसमें, ये जो गैप बचा होगा ये वाला गैप, ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछूं ये कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 है ये 10 है, तो ये वाली जो वर्टिकल हाइट हो गई ये कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसको अलग से बना लेते हैं, एक पॉइंट ये है मान लिया और एक पॉइंट मान लिया ये है। सारी डिस्टेंसेस हमको पता लग गई हैं और यहाँ पे इनके बीच में कांटेक्ट है। ये 5 सेंटीमीटर, इधर 5 है और इधर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। नीचे ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो बनेगा वो 8 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक, एंगल्स वगैरह भी पता लग जाएंगे। ठीक, तो ये वाला जो स्फीयर है इस पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस स्फीयर का। ठीक है, ढंग से समझना आपको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो ये हो गया वेट, ठीक, एक यहां से ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, नाम भी लिख देते हैं, ये वेट है W, इस दीवार से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N, जो मुझे फाइंड करना है। ठीक, और ये एक ये वाला फोर्स है। ठीक है, तो इस फोर्स को मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से लग रहा है सरफेस से, तो इसको मैं आगे बढ़ा के यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये इसका नाम हम रख दे रहे हैं N डैश। एंगल मुझे पता है, अगर ये एंगल पूछा जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ये वाला एंगल पूछा जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, ये 3 4 5 का ही ट्राइंगल है, मतलब 10 6 8 कह लो या 3 4 5 कह लो, एक ही बात है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 53 डिग्री और ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 37 डिग्री। तो ये एंगल मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 53 डिग्री, इसकी सारी वैल्यूज भी पता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो N डैश cos 53 वो किससे बैलेंस होगा, N से, और N डैश साइन 53 ये किससे बैलेंस होगा, W से। और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, सेकंड अपॉन फर्स्ट करना है, तो ये बनेगा tan 53 डिग्री और ये आपका आ गया W अपॉन N, और tan 53 की वैल्यू होती है 4/3। तो यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन N चाहिए होगा तो ये आपका बन जाएगा 3W/4। सो द आंसर विल बी C पार्ट, 3W/4 एंड 3W/4। अब अगर आपको इन दोनों स्फीयर्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, कई बार वो भी फाइंड करने के लिए पूछ लेते हैं कि इन दोनों स्फीयर के बीच में यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यानी आपको N डैश भी पूछ सकते हैं। तो N डैश तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से, ये रहा। ठीक है, N डैश साइन 53 की वैल्यू होती है आपकी 4/5 इज इक्वल टू W, तो जो N डैश आपका आ जाएगा वो आपका आया 5W/4। ठीक है, जो N डैश आएगा वो कितना आया 5W/4। तो अगर N डैश पूछा जाता तो हम वो भी निकाल सकते हैं।